बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम जवेरिया असलम फ्रॉम जद्दा और मेरे साथ मौजूद हैं सर राना मोहम्मद मुनीर ऑल द वे फ्रॉम नॉर्वे। बहुत एक्सपीरियंस्ड एजुकेशनिस्ट हैं। सो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मुझे पता चला आपकी डॉल का नाम फातिमा है, और जी। क्या वो इस वक्त हमें देख रही हैं? नहीं, वो इस वक्त नहीं देख पा रही हैं आपको। वो सो रही ओके, हैं। एंड से माय हाय टू फातिमा। या श्योर। तो सर, टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि देयर आर जी। मेनी इंस्टीट्यूशंस यू हैव बीन एफिलिएटेड विद। सो मे आई नो कि आपका सबसे फेवरेट इंस्टीट्यूशन कौन सा रहा, नेशनली और इंटरनेशनली, एंड व्हाई? जब हम नेशनली और इंटरनेशनली का कंपैरिजन करते हैं तो काफी सोच विचार से काम लेना पड़ता है, क्योंकि ये कंपैरिजन बनता नहीं। हमारा जो एजुकेशन कल्चर है और एकेडमिक अप्रोच है वो बहुत अभी तक मैं समझता हूँ कि उसे अपग्रेड करने की जरूरत है। तो जी। नेशनली जो बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी जब हम रिसर्च कल्चर किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें काफ़ी मायूसी का सामना करना पड़ता है। तो जहाँ तक इंटरनेशनली की बात है, आपकी बात ठीक है। मैं डिफरेंट कंट्रीज में, बल्कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में ट्रैवल करने का मौका मिला, स्टडी का मौका मिला। मैं जब पाकिस्तान से यूरोप आया तो मुझे लगा कि यहाँ तो दुनिया और है। मैं तो आज तक कुछ पढ़ ही नहीं सका। लेकिन जी। अ, यहाँ मेरे क्याम के दौरान जब मुझे मौका मिला यूएस से ट्रैवल करने का, तो जी। वहां जाके मुझे अंदाजा हुआ कि अभी यूरोप को भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। जो रियली? अ, जी, ऐसे ही है। यानी हम इसको ऐसे देखते हैं कि दुनिया मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स का सेंटर है। यूरोप जो है सही। इसको हम सोशल साइंसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत आगे है। लेकिन जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात होती है तो बेशक ये बहुत अच्छा है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि यूएस इससे बहुत आगे है। तो मैं समझता हूँ कि जो एजुकेशन कल्चर है उसमें यूएस से भी वाकईतन दुनिया को लीड कर रहा है। और शायद इसी वजह बिल्कुल। से वो हर मामले में क्योंकि एजुकेशन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। वो अपनी एजुकेशन को वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए यूज कर रहे हैं। तो बिल्कुल। अगर मुझे मौका मिले तो मैं तो सर, ज्यादा से ज्यादा आप यूएस से ही स्टडी आपका करना बाहर का भी चाहूंगा। एक्सपीरियंस रहा, आपने दुनिया भी देखी, तो ऑब्वियसली द वर्ल्ड इज अहेड ऑफ पाकिस्तान, मच अहेड ऑफ पाकिस्तान। या तो आप क्या कहेंगे कि कभी पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रीच कर पाएगा? कर सकता है, क्योंकि ये जो नेशंस आज दुनिया को लीड कर रही हैं ये भी कभी उसी स्टेज पे थी जिस पे आज हम हैं। बिल्कुल। और ये हमारे लिए एक बात, एक होप की है कि हम तब इनके लिए वो थे जो आज ये हमारे लिए हैं। इसका मतलब जी। ये है कि हमें नया कुछ भी अचीव करने की जरूरत नहीं है। हमारे डीएनए में, हमारे इनहेरिटेंस में ये सबूत मौजूद है ऑलरेडी देयर। कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं। तो उसके बिल्कुल बाद सर। मसला आ जाता है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे। हम इसलिए नहीं कर पा रहे कि आ, हमारे किसी भी मुस्लिम कंट्री की बात कर ले तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिसीज जो हैं वो स्टेबल नहीं है। बिल्कुल। आज एक तो यूनिवर्सिटी का सर, एक नाम पॉलिसीज को होता कैसे है। स्टेबल बनाया जा सकता है? सॉरी। पॉलिसी पॉलिसीज को हम कैसे स्टेबल बना सकते हैं? इसके लिए विल चाहिए और तरजीहात ठीक करना होगी। लाइक जी। जो एजुकेशन सेक्टर होता है ये ब्रेन प्रोड्यूस करता है, ब्रेन जनरेट करता है। बिल्कुल। लेकिन इस एग्जैक्टली वक्त सर। हमें इसकी जरूरत कम है। और जो हमारे दूसरे तीसरे हालात जो खराब हुए हैं, हमारी इकोनॉमी बड़ी बुरे
बनती है, उसमें पॉलिसी जो है नॉलेज से रिलेटेड वो तो कहीं बहुत पीछे रह जाती है। और विल चाहिए, कोई इंसान ऐसा सामने आए, कोई जमात ऐसी सामने आए जिसके पास ये विल हो कि हम ये करना चाहते हैं। तो हमारे पास क्रिपल्ड हॉर्सेस हैं और उन्हीं से हम रेस जीतने की कोशिश करते हैं। हम उन पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते कि उनको पहले ठीक करें। तो विल की जी बहुत कमी है, इरादा नहीं है हमारे पास। जी, बहुत अच्छी बात की सर आपने। सर, जैसे कि हमारा एजुकेशनल हालात सब वाकिफ हैं इनसे, और कोविड-19 के दौरान किस तरह की सिचुएशन रही थ्रू आउट, स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी। सो इट वाज अ क्रिटिकल टाइम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, और जिस सिचुएशन में एग्जाम्स लिए गए, तो सर क्या आप मौजूदा नताइज से मुतमईन हैं? मौजूदा नताइज के हवाले से तो मैं लतीफ़े पढ़ पढ़ के बहुत अफसुर्दा हो जाता हूँ। जी पहले हमें रीजनेबली ये देख लेना चाहिए कि मौजूदा नताइज से हमारी क्या मुराद है, यानी हाउ दिस रिजल्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर रिजल्ट्स। मैं ये जी समझता हूँ सर, कि कुछ भी अनहोना नहीं हुआ, कुछ भी डिफरेंट नहीं हुआ, सिर्फ सिचुएशन ही सर ऐसी थी। यानी उस सिचुएशन को अलाउ भी कर दें। तो even if we believe that situation was somewhat urgent, still nothing extraordinarily bad has happened, मेरी राय में। देखा जाए तो जी हुआ तो सिर्फ इतना है ना कि ग्रेड इन्फ्लेशन हो गई है, सिर्फ इतना हुआ और कुछ नहीं हुआ। यानी ग्रेड इन्फ्लेशन से मेरी मुराद ये है, एक एकेडमिक टर्म है कि सर, ग्रेड बहुत इन्फ्लेशन ज्यादा, को नाज़रीन के लिए थोड़ा एलैबोरेट कर दीजिएगा। जी जी मैं कर दूं कि बहुत ज्यादा मार्क्स देने का ट्रेंड आ गया। ये है ना कि जी हम इतना डिजर्व नहीं करते, स्टूडेंट इतना डिजर्व नहीं करता। जैसे मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाती है, रेट्स ऊपर चले जाते हैं, इसी तरह ग्रेड्स हमने बहुत ऊपर कर दिए। बच्चे ये डिजर्व नहीं करते जो हमने दे दिए। ठीक है, तो जी ये काम तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज और बहुत से दूसरे इदारे, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में, वो तो साल हर साल से करते आ रहे हैं। हम देखते हैं 4 में से 4 CGPAs होते हैं और बच्चों को कुछ पता नहीं होता। तो हुआ जी तो सिर्फ इतना है कि ग्रेड इन्फ्लेशन हो गई। हाँ, डेंजरस ये हुआ है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर हो गई है। ये पब्लिक पॉलिसी के तौर पे गवर्नमेंट ने इसे अडॉप्ट कर लिया, ये खतरे की बात है। वरना इन जी इट सेल्फ ये जो एक हैपनिंग है, ये रिवायती है और पहले इसकी बहुत मिसालें मौजूद हैं। तो आपका क्वेश्चन ये है कि मैं या कितने तसल्ली बख्श है ये नताइज। तो ये इतने ही तसल्ली बख्श हैं जैसे किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोई एवरेज स्टूडेंट 4 आउट ऑफ 4 CGPA लेके आ जाए, उसके हम आदी हैं पहले से। तो मेरी नजर में ये नताइज तसल्ली बख्श तो नहीं है, लेकिन उम्मीद की किरण ये है कि ये रिपेयरेबल है। यानी मेरी नजर में ये एक एवरेज डैमेज है, बहुत ज्यादा जी नहीं। ठीक है, तो अगर इसके सर, फैक्टर्स पे बात कर ले तो शायद ऐसा होना मजबूरी बन गया था। यानी अगर हम देखें कि हमारा कल्चर ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिसी बने और उसको अच्छी तरह कंट्रोल करे आखिर तक, ये हमारी एक हिस्ट्री है। जी तो कीपिंग इन व्यू जी दिस हिस्ट्री, नथिंग स्पेशल हैज हैपेंड। ठीक है, तो ग्रेड यस इन्फ्लेशन सर। हो गई है बहुत ज्यादा, और इसको हम जी ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल्स पे जरा स्ट्रिक्ट फिल्टर लगा दें बच्चों के लिए। जिन्होंने आगे आना होगा मजबूर हो जाएंगे आगे आने के लिए, मेहनत कर लेंगे, वरना जी दे शुड एंजॉय देयर बिल्कुल मार्क्स। बिल्कुल। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि स्मार्ट सिलेबस दिया गया हमें, तो क्या स्मार्ट सिलेबस देना दुरुस्त था, और क्या बाकी दुनिया में भी ऐसा किया गया था? अगर हम स्मार्ट लॉकडाउन इंट्रोड्यूस करा सकते हैं तो स्मार्ट सिलेबस भी अडॉप्ट किया जा सकता है। जी सर।
यानी मैं ये देखता हूं कि सिर्फ ये पता करना कि दुनिया ऐसा कर रही है या नहीं, ये हतमी शर्त नहीं है हमारे सही या गलत होने की। ऐसा हो सकता है कि दुनिया ऐसा ना कर रही हो, बट यू मे बी स्टिल यू मे बी एट राइट पाथ। तो मेरा ख्याल है देना चाहिए था और देना बनता था, क्योंकि इसके फैक्टर जो थे वो बड़े अनअवॉइडेबल थे, इनएस्केपेबल थे, कि स्कूल कॉलेज हम खोल नहीं सकते थे। तो फिर अगर हम बच्चों से ये एक्सपेक्ट करें कि वो पूरे सिलेबस में से एग्जाम दें, तो ये भी उनके साथ ज्यादती होती। तो उसका हल यही था कि चलो, जहां हमने कारोबार 100% बंद नहीं किया, हम किताबें भी 100% बंद नहीं करते। यानी ये मैं समझता हूँ एक रेप्लिका उन्होंने अडॉप्ट कर लिया एजुकेशन सेक्टर में। तो स्मार्ट सिलेबस में कोई इशू नहीं था, पर शर्त ये थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस नमाज की नियत करके खड़े हो जाएं और फिर आगे जिधर मर्जी जाने दें अपनी रकत को और अपनी नमाज को। यानी नीयत अच्छी हो गई, स्टार्ट ठीक हो गया, लेकिन इसको आखिर तक निभाने के लिए कोई अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए थी, कोई फ्रीक्वेंट चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए थे, ताकि आखिर तक इसे यकीनी बनाया जाता। लेकिन हमने एक अच्छी बिगनिंग तो टेकअप कर ली, लेकिन आगे जाके ये प्लेन क्रैश हो गया हमसे। बिल्कुल सर। सर तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि एग्जाम्स में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस देना दुरुस्त है, और उसका ज़्यादा ग्रेस मार्क्स से करना ये किस हद तक ठीक है? वो क्या कहते हैं कि टू मेक्स डू नॉट, टू रॉन्ग्स डू नॉट, सॉरी, कि दो गलत चीजें मिलके कोई किसी एक को अच्छा नहीं कर सकती। जब गलती से सिलेबस डील करने में, सिलेबस अकम्प्लिश करने में ये नाकाम हो गए गवर्नमेंट जो है, तो इसका और क्या हल हो सकता था कि सबका मुंह बंद कराने के लिए ग्रेस मार्क्स दे दिए जाए। यानी ये एक शॉर्टकट था। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर ये ऐसा ना करते तो स्टूडेंट्स बाहर आ जाते। यानी वो स्टूडेंट्स जो छोटी छोटी बात पे स्ट्राइक्स पे उतर आते हैं, अगर हम उन्हें कहते हमने आपको पढ़ाना भी पूरे दिन नहीं है और सिलेबस भी आपसे हम पूरा एक्सपेक्ट करते हैं एग्जाम में, तो उसका एक फिर होता, बैकलैश होता जरूर। तो उससे बचने के लिए इन्होंने सोचा कि ग्रेस मार्क्स दे। जी जी सर, ग्रेस मार्क्स देने तक तो समझ में आता है, लेकिन जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं बच्चों के ऊपर, ये क्या जुर्म नहीं है? देखिए, ये तो सीधी सीधी नाअहली की बात है, इनकम्पिटेंस है। जो एक पेपर सेटर होता है, पेपर बनाने वाला, वहां से लेके पेपर फाइनल करने वाले तक चंद जगहों से एक एग्जाम गुजरता है, एक क्वेश्चन पेपर गुजरता है। तो ये तो मुझे लगता है जैसे कोई आंखें बंद करके ये सारा कुछ प्रोसेस कर रहा था, या किसी को ये इल्म नहीं था कि स्कोप क्या है हमारे सिलेबस का, किस टॉपिक की हद में एक्सटेंड क्या है, कहां तक रहना है, उससे आगे हम जा सकते हैं कि नहीं। और अगर दो चार लोगों की नजरों से वो पेपर गुजर के फिर भी आउट ऑफ सिलेबस आया है, तो अगेन जैसे मैंने पहले कहा, इससे हमारी तरजीहात का पता चलता है। इससे ये पता चलता है कि हम कितना सीरियसली इसको करना चाहते हैं, और इससे ये भी पता चलता है कि हम खुद कितने इन्फॉर्म्ड हैं अपनी जॉब के बारे में। जी सर, कोविड-19 चूंकि पिछले साल तो एग्जाम्स के बिल्कुल बीच में आ गया था, तो कोविड-19 में इम्तिहानात मुलतवी करके बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था, लेकिन अगले साल के लिए उसी टाइम से प्लानिंग शुरू नहीं कर देनी चाहिए थी, वर्क शुरू नहीं कर देना चाहिए था, ताकि बेहतर पॉलिसीज बन सकती। जी, दुरुस्त है आपकी बात। सबसे पहले तो हमें ये चीज समझनी होगी कि ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं चल रहे थे, अभी भी चलें, उनके असरात तो हैं। जैसे जमाने जंग होता है, कहत का जमाना होता है, इसी तरह ये एक वबा का दौर गुजरा।
तो इसमें सारा कुछ जो है वो अपनी अपनी जगह पे रखना बहुत मुश्किल काम था। अगर हम गाड़ी का एक्सीलेटर ठीक रखने की कोशिश करें तो ब्रेक खराब हो जाता है, ब्रेक ठीक करने की कोशिश करें तो हेडलाइट्स खराब निकलती, यानी इस तरह का ये दौर गुजरा है, बहुत इंटेंस वेरिएबल्स थे। तो इसमें इम्तहानात को मुलतवी करना ये मतलब एक ऑप्शन तो हो सकता है, लेकिन जो आपका कंसर्न है मैं भी उससे एग्री करता हूँ। मसला यहाँ हुआ कि हमने इसको एज एज ए टेस्ट केस नहीं लिया, यानी पहला साल जो हुआ सो हो गया। हमें उसको क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए था कि नेक्स्ट सेशन में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हमसे खराब हो गई हैं। तो हमने उसको अडॉप्ट किया और एज इट इज चलने दिया। तो बेहतर ये था कि हम उसको एक आजमाइशी परवाज के तौर पे कंसिडर करते, ताकि अगले सेशन में उसके बारे में जो जरूरी लूप होल्स हैं उनको प्लग इन किया जा सकता। लेकिन यहाँ बस ऐसे ही है कि हम समझ रहे थे कि चले पहला साल जैसे कैसे गुजरा, नो प्रॉब्लम, दूसरा कुछ बेहतर होगा। दूसरे में तो उससे भी बेड़ा गर्क हो गया ना। पहले उन्होंने कहा लाजमी होंगे एग्जाम, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे हमें पता चला कि ना सिर्फ एग्जाम की कोई जरूरत नहीं, बल्कि ये ले हमने आपको मार्क्स के ब्लैंक चेक्स दे दिए, जितने जितने दिल चाहते हैं मार्क्स सब बन। ठीक है, तो हम दरअसल इसको ठीक से मॉनिटर नहीं कर सके, इससे लर्न नहीं कर सके, तो दूसरे साल में मुलतवी करने की ऑप्शन नहीं हो सकती। जी, इस साल भी इन्होंने शुरू से हमें कुछ नहीं इन्फॉर्म किया। इन्होंने बच्चों को बिल्कुल साल के एंड पर आके स्मार्ट सिलेबस का इन्फॉर्म किया, और फिर एग्जाम्स की डेट्स को भी बार बार इन्होंने चेंज किया। तो यानी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बेयकीनी की कैफियत रही। ये सब कुछ उनको इस साल के शुरू में डिसाइड कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल कर लेना चाहिए था, और इसमें सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो फैक्टर था वो ये हमें जहन में रखना चाहिए था। बीइंग अ टीचर आई अंडरस्टैंड दिस, कि बच्चों की ज्यादातर जो तादाद है वो इस बात की तरफ इंक्लाइंड होती है कि किसी तरह हमें कोई मौका मिले तो हम चीजें एक्सप्लॉइट करें और हम कोई मतलब कोई नेगेटिव एक्टिविटी, नेगेटिव इंटरप्रिटेशन चीजों की ले लें। तो इसमें जो इंतजामिया है, जो गवर्नमेंट है, उनको चाहिए था कि पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट रखते और इतनी वो वेल कंट्रोल्ड होती कि बच्चों को इस चीज का मौका ही ना मिलता। जी, लेकिन दो चीजें साथ साथ रह के चलना मुश्किल था कि सेहत के मामलात भी देखे जाएं और बच्चों के साथ जस्टिस भी किया जाए। तो इट वाज लाइक डांसिंग ऑन ए टाइट रोप। हाँ, तो उसमें इस बार की पॉलिसी के मुताबिक लाजमी मज़ामीन का इम्तिहान लिया गया। सॉरी, लाजमी नहीं, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का इम्तिहान नहीं लिया गया, सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स का लिया गया। जी। तो लाजमी मज़ामीन के इम्तिहान मुलतवी करने के अलावा हमारे पास और क्या ऑप्शंस थे? हमारे पास सबसे बड़ा ऑप्शन तो ये था कि हम उसका सिलेबस और थोड़ा सा मैनेज कर लेते, लेकिन उनका एग्जाम बाहर हाल कंडक्ट होता। क्योंकि मैंने जब ये बात सुनी तो मैं हैरान हो गया कि जो एफएससी के बच्चे हैं, जो यानी अप्लाइड एजुकेशन वाले जितने हैं, जब उनको ये छूट दे दी जाएगी कि अच्छा जी आप फला फला एग्जाम जो है वो स्किप कर सकते हैं और गो हेड टू द नेक्स्ट लेवल, तो कल को वो बच्चे फील्ड में क्या परफॉर्म करेंगे? क्योंकि वो कोई थ्योरेटिकल तो बैकग्राउंड है नहीं, वो तो बहुत प्रैक्टिकल है। तो ये हो सकता था कि हम सिलेबस और स्मार्ट कर लेते, लेकिन जरूर वो कंडक्ट करते ताकि वो जो प्रोसेस है उसमें से बच्चे गुजरते, उनके माइंड्स को जो एक ड्यू चैलेंज है वो बहरहाल दिया जाता। और दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये हो सकती थी कि कौन सा बच्चा है जो यहाँ सोशल मीडिया यूज नहीं करता। जब सबके पास सोशल मीडिया की फैसिलिटी है, सब लोग इसको एज हॉबी लेके चलते हैं, बल्कि किताबों से ज्यादा टाइम यहाँ गुजारते हैं, देन व्हाई नॉट फॉर एजुकेशन सेक। बिल्कुल, आप डिजिटल एग्जामिनेशन कंडक्ट करें, सारी दुनिया में ऐसा हुआ।
तो ये सर, मेरे ख्याल में अगर दो पाकिस्तान ऑप्शन थे में हमारे। अगर पाकिस्तान में डिजिटल एग्जाम्स भी हो, उसमें भी इतनी खामियां निकल आती हैं। जैसे कि अभी एमडी कैट हुआ, आपने देखा, डिजिटल एग्जाम लिया गया और उसमें बच्चों का बिल्कुल बुरा एक्सपीरियंस रहा। जी, तरजीहात की बात आ जाती है। अगर हम ये तय कर लें कि हमने ए बी सी 3 सेक्टर्स हैं, उनमें से सी को ए पे रखना है, बाकी 2 उसके बाद हैं, तो फिर जागते हुए दिमाग के साथ हम काम करेंगे उस सेक्टर में। बिल्कुल। लेकिन यहाँ चूंकि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और सब कुछ खराब चल रहा है मोस्टली, आई मीन, तो ये बहुत मुश्किल है ये सब ठीक करना। स्पेशली एजुकेशन सेक्टर जो है, इसको तो सौतेला बच्चा भी नहीं समझा जाता, यानी चलो वो ही समझ लें, वो भी नहीं समझा सर, जाता। बिल्कुल सही बात कही आपने। जी। सर, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस की कारकर्दगी को सिरे से इग्नोर कर दिया जाता है और स्टूडेंट्स को सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स पर इंहिसार करना पड़ता है। अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि आप देखिए कि इंस्टीट्यूशंस में हम हर तरह के एग्जाम देते हैं। हम मिड टर्म एग्जाम्स देते हैं, हम फाइनल टर्म एग्जाम्स देते हैं, हम सेंडअप्स देते हैं जिनको प्रीलिम्स भी कहा जाता है। हम हर तरह से टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम हमारी कारकर्दगी किस तरह की है वो हमारे बोर्ड एग्जाम्स पर डिपेंड करता और इवन बोर्ड एग्जाम भी सही से ये पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि हमारी कारकर्दगी किस तरह की। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, असल में ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है। जब भी हम कोई रिसर्च प्रोजेक्ट लेके चलते हैं, तो सबसे पहले जो लाजमी चीज होती है वो ये है कि आप अपना रिसर्च प्रॉब्लम साइंटिफिक वे में डिफाइन करें। भाई मसला क्या है? हमने स्टार्ट किया इस बात से, मौजूदा नताइज। फॉर अ ले मैन, फॉर ले पर्सन, दिस इज ऑल गुड, यानी प्रेजेंट कंडीशन ऑफ एजुकेशन। लेकिन रीजनेबल डिमांड ये है कि इसको डिफाइन किया जाए, व्हाट डू वी मीन बाय प्रेजेंट सिचुएशन। तो वो मैंने बताया, एक ग्रेड इन्फ्लेशन असल में टेक्निकली हुआ। तो आपने पूछा कि क्यों इंस्टीट्यूशंस की परफॉर्मेंस को अवॉइड करके हम बोर्ड्स पे डिपेंड करते हैं। इसके पीछे हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारा मसला यकसा तालीमी निसाब नहीं है। हम अपने जो प्रॉब्लम है उसको सही से डिफाइन नहीं कर सके। हमारा मसला यकसा तालीमी मयार है। निसाब दे दे, मयार फिर से जैसा चल रहा चलने दें। कोई बहुत अच्छा पढ़ जाएगा, कोई जीरो रह जाएगा। निसाब यकसा को क्या करना है हमें, उसकी जरूरत बाद में। यह समझने की जितनी उसकी जरूरत है उतनी ही हमें यकसा तालीमी मयार की भी है। और वो क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा मयार क्वालिटी जो है वो यकसा नहीं है, तो हमने ये रखा हुआ है चलो हर सेक्टर से, हर यूनिवर्सिटी से बच्चे आ जाएं, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमें पता है उनके पल्ले वो कुछ नहीं होता जो उनका ट्रांसक्रिप्ट शो कर रहा होता है। तो ऐसा करते हैं, एक बोर्ड बिठा देते हैं जो इनको ड्यू प्रोसेस से गुजारे, जो एक तरह से यूनिफॉर्म्ड वे में इनकी असेसमेंट कर दे हमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वो बच्चे जिसने मैट्रिक में 400 मार्क्स लिए होते हैं वो भी बोर्ड के एग्जाम से गुजरता है। ठीक है, और जिसने 1000 नंबर लिया होता है वो भी उससे गुजरता है। आखिर पे, एंड पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि चूंकि हमने एक यूनिफॉर्म्ड असेसमेंट सिस्टम से इन्हें गुजारा है, तो अब हम इनकी क्वालिटी को सही तौर पर समझ गए। लेकिन ऐसा नहीं होता। आगे जब वो बच्चे किसी इदारे के एडमिशन टेस्ट में बैठते हैं, तो हमें पता चलता है कि बोर्ड ने जो उनको मार्क्स दिए हुए हैं वो भी दरअसल ठीक से उनकी लर्निंग रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो फिर हम एक और फिल्टर लगा देते हैं, और वो फिल्टर होता है एडमिशन टेस्ट का। हम दरअसल इतने फिल्टर्स, यही था कि बोर्ड एग्जाम्स के बाद टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है। जी, वो यही है कि हमें अपना पता है, इसलिए हमने जगह जगह पे ये हर्डल्स लगा दिए हुए हैं। पढ़ने वालों को भी पता है और पढ़ाने वालों को भी पता है कि हमारा ट्रांसक्रिप्ट, हमारे ग्रेड्स, हमारा कंटेंट रिफ्लेक्ट नहीं करते असल में। तो हम यूं करते हैं कि हम 2-3 इनके रास्ते में हर्डल्स रखते हैं, ताकि ये जब उससे गुजरें तो गुजरते गुजरते अगर बच जाएं
तो हमें तसल्ली हो कि चलो मिनिमम को तो ये मीट कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए 100%। हाँ, जो हम बहुत ज्यादा चीजों पे डिपेंड करते हैं उसकी असल में ट्रांसलेशन ये है कि हम किसी चीज पे एतबार नहीं करते, इसलिए हमने बिल्कुल सर। जगह जगह पे टेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिए हुए। बिल्कुल सर। सर जैसे अभी निजाम हमारा चल रहा है, हम खुद ही अपने निजाम पर मुतमईन नहीं है, तो फिर दुनिया हमारे निजाम को क्यों कर तस्लीम करेगी? यहाँ मसला ये है कि हम ये चाहते ही नहीं कि दुनिया हम पे एतबार करे या ना करे, ये हमारी तरजीहात में शामिल नहीं है। हम तो ये बिल्कुल सोचते हैं कि बस इतना काफी है कि मैंने फलां यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, एमए इंग्लिश कर लिया या एमएससी कर लिया या प्री मेडिकल करके मैं एमबीबीएस में आ गया, तो इतना काफी है कि मुझे कहीं कुछ जॉब मिल जाए पाकिस्तान के अंदर अंदर, और थोड़ी सी मुझे जायज मिल जाए, बाकी मैं खुद किसी तरह मैनेज कर लूंगा अपने हालात को, इधर उधर से पैसे मिला के महीने का बजट बन जाए। मसला ये कि हमारी डायरेक्शन गलत है, हमने लर्निंग का आउटकम कुछ और समझ लिया हुआ है। यहाँ एक मैं तदरीस की दुनिया से थोड़ा सा करना चाहूंगा ऐड। लर्निंग का मतलब जो है, लर्निंग का जो आउटकम है, लर्निंग का जो मकसूद है वो ये है कि इंडिपेंडेंट थिंकर जनरेट किए जाए सोसाइटी में। जी। जब मैं इंडिपेंडेंट थिंकर कहूं तो इससे ये किसी को नहीं समझना चाहिए कि मैं फ्री थिंकर्स की बात करूं, दैट इज समथिंग अदर। फ्री थिंकर्स हमारे पास बहुत है हमारे माशाल्लाह। माशरे में मुझे लगता है कि जैसे जब कोई क्वेश्चन उठाता है, अगर मैं स्टूडेंट लेवल की बात करूं, तो हमारे सोसाइटी में तो क्वेश्चन उठाने को कोई बहुत बुरा समझा जाता है। बिल्कुल बुरा इसलिए समझा जाता है कि हमने बहुत सी चीजों को समझ लिया हुआ है कि ये इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, और हम बिल्कुल उनको लेके चलते हैं। ये हम अपना जो सेल्फ कंट्राडिक्शन है उसको हम उसका सामना नहीं कर सकते कि अगर हमने कुछ चीजों को फिक्स मान लिया हुआ है तो दे आर फ्रोजन इन टाइम, तो हम उनको अपनी बेस बनाते हैं और हम एडवांसमेंट चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, सबातिक तगैयर को है जमाने में, सब कुछ बदलता। अगर हम उसको नहीं बदल सकते तो दरअसल हमने जमाने का चैलेंज जो है उसको कबूल नहीं किया। हम पुरानी रिवायात को बेस बना के समझते हैं कि रिवायात का और इकदार का उम्दा निज़ाम है हमारे पास। दिस इज वेरी आयरॉनिकल अनफॉर्चुनेटली। जब तक हम रिवायत को जिद्दत के साथ हम किनार नहीं करेंगे तो यही होता रहेगा कि बस अपने आप में हम खुश रहे, कॉम्प्लिसेंट बिहेवियर हम में आ जाएगा, कनात आ जाएगी, ठीक है जो हम हैं जैसे हैं ठीक है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। जब कोई क्वेश्चन करता है तो हम समझते हैं कि वो अदब के दायरे से बाहर निकल रहा है, हमने सवाल को अदब के साथ जोड़ दिया हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिसर्च जो है, जो आर्ग्यूमेंट है, वो इखलाकियात के अलावा कुछ और है, वो मोरालिटी सेंसिटिव नहीं होता। वो सिर्फ ये बताता है, अगर मैं किसी अपने बुजुर्ग से किसी टीचर से पूछ लूं कि एक और एक दो कैसे होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें कोई एथिकल इशू आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई मैंने इज्जत एहतराम में कोई कमी कर दी है। इसका मतलब ये है कि मैं समझना चाहता हूं और समझाने वाला समझाने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वजह से हमारी ये तरजीह है ही नहीं कि दुनिया हम पे कितना ट्रस्ट करती है। नो। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये इसी आपने देखा जो अभी रिजल्ट्स जारी किए गए स्टूडेंट्स के, तो उस जितने भी 1000 से अबव इस बार स्टूडेंट्स गए, उन पर काफी मॉकिंग हुई, मीम्स बने और काफी मजाक बना। तो मेरा सवाल ये है कि स्टूडेंट्स की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है, उसका उसकी पर्सनैलिटी पर रिफ्लेक्ट होना कितना इम्पोर्टेंट है? थोड़ा इलेबोरेट करेंगे अपना क्वेश्चन प्लीज। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अगर मैं भी किसी स्टूडेंट को देखूंगी कि वो अच्छा बोल नहीं सकता, तो मैं कहूंगी कि नहीं, ये तुम्हारा रिजल्ट तो नहीं है ये। यानी जरूरी तो नहीं है कि जो अच्छा लिखता हो वो अच्छा बोल सके, या जो अच्छा बोलता हो वो अच्छा लिख सके।
तो ज्यादातर मॉकिंग स्टूडेंट्स को इसलिए फेस करनी पड़ी कि शायद ये इस रिजल्ट का हकदार नहीं था, इसको 1100 और 1100 ये डिजर्व नहीं करता था। तो इस तरह की मॉकिंग क्यों की गई है? इसका मतलब कि जरूरी होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस का एक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी पर रिफ्लेक्ट होना, और अगर ये जरूरी है तो फिर हमारे पॉलिसी मेकर्स इस पर कितना काम कर रहे हैं? अगर इस पर किसी किस्म का काम हो रहा होता तो यूं हम एक सोर्स ऑफ फन ना बनते, ना खुद को बनाते। जहां पूरी की पूरी पॉलिसी के साथ खिलवाड़ हो रहा हो और उसको एक खिलौने के तौर पे सब देख रहे हैं और उसको चला रहे हो नॉन सीरियसली, वहां किसी एक आध बच्चे के साथ इस तरह का मॉकिंग बिहेवियर हो जाना ये नेचुरल है। यानी कुल के जो छोटे छोटे अज्जा होंगे उन सब में कुल की क्वालिटीज आ जाएंगी ना, वो सब उस ऑर्गेनिक होल का एक हिस्सा है। तो जहां पूरी पॉलिसी और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो इस पे मजाक और मजाका खेजी का निशाना बन रही है, तो जाहिर है जो जो बच्चे उसके बेनिफिशरी हैं उनका भी बनना नेचुरल है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ बच्चों को ये कंसेशन देना चाहता हूँ कि उनका तो कोई कसूर नहीं है ना इस सब में। चलें ये मान लिया कि उनका फायदा हुआ है, ये मान लिया, बल्कि नुकसान हुआ है, चलें वक्ती तौर पे फायदा ही हम समझ लेते हैं, ये मान लेते हैं कि वो खुश हो गए, लेकिन एज सच वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जी मेरा नहीं ख्याल कि सर, बच्चे क्योंकि को किसी भी मामले में कसूरवर अगर ठहराएंगे। मैं इसका हिस्सा ना होती तो शायद मुझे फील नहीं होता, लेकिन चूंकि इस दफा मैं भी इन्हीं स्टूडेंट्स का हिस्सा थी, तो मुझे थोड़ा फील हुआ कि मतलब काफी मॉकिंग की जा रही है। तो हो सकता है कि बच्चे इन मार्क्स के हकदार हों भी, और हो सकता है नहीं भी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उन पर मॉकिंग शुरू कर दी जाए, उन पर मजाक बनाया जाए। जी ये एक एथिकल एस्पेक्ट है, और मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया कि बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं है, उनको हम किसी भी तज़ीक का निशाना नहीं बना सकते। लेकिन मसला ये है कि ये देखना होगा कि उन बच्चों को एड्रेस करने वाले लोग जो हैं वो कौन हैं, वो ले पर्सन्स हैं या कुछ एकेडेमिया से कुछ लोग हैं। मैं ये समझता हूं, मेरा ये यकीन है कि जो भी सीरियस किस्म के एकेडमिशियंस हैं, जो भी सीरियस किस्म के टीचर्स और एजुकेशनिस्ट हैं, वो इस बात को समझते हैं कि बच्चों का इसमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उनको किसी किस्म की तज़हीक का निशाना नहीं हम बना सकते। तो कॉमनली तो आपको पता है ये हमारा एक नेशनल एटीट्यूड है कि किसी भी सीरियस से सीरियस बात में से भी हम निकालते हैं, कोई नॉन सीरियस होने के पहलू निकालते हैं। असल में बेदार मगजी नहीं है ना, दिमाग बेदार नहीं हम करना चाहते, तो जल्दी से हम कोई हंसी मजाक का बहाना चाहते हैं। तो बजाय इसके कि अपनी प्रॉब्लम पे फोकस करें, संजीदगी से उस पर सोचें और कंसर्न हो उसके बारे में, हम उसके लतीफे बनाना शुरू कर देते हैं। जहां तक रहेगी बच्चों की कैलिबर की बात, मैं समझता हूं कि हर बच्चे को अपनी जगह पे उसे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि मार्क्स तुम्हारे तुम्हारी कॉम्पिटेंस से ज्यादा मिल गए, इनको जस्टिफाई करो कर सकते हो। बिल्कुल यही सर, ये सीखने की बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। और क्या ही अच्छा हो कि 2 साल बाद 1 साल बाद हमें पता चले कि जिन बच्चों को गलत मार्क्स दिए गए, ढेरों ढेर नंबर जिनको दे दिए गए, उनमें से 50% 60% ने उसको जस्टिफाई कर दिया। खुद में चेंज लाने का मौका इसको हमें समझना चाहिए। बिल्कुल सर, अब मैं अपनी पोस्ट के हवाले से बात करना चाहूंगी। जब मैंने पोस्ट की थी तो एक डिटेल्ड कमेंट सामने आया था चौधरी मोहम्मद साहब की तरफ से, और अगर उस पूरी कमेंट्री को एक लाइन में हम सम अप करें तो बेसिकली ये क्वेश्चन बनता है कि स्टूडेंट्स के नेशनल कैरेक्टर को बिल्डअप करने के लिए टीचर्स का क्या रोल होना चाहिए, और स्पेशली इन पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट। ये एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लाइक इसमें बहुत से वेरिएबल्स हमें देखना पड़ेंगे। सबसे पहली बात ये कि व्हाई नेशनल करेक्टर, यानी व्हाई नॉट ओनली करेक्टर, व्हाई नेशनल करेक्टर।
यस सर, तो वेरी वेरी हमने स्टार्ट ही इसको मतलब थोड़ा सा पॉलिटिसाइज कर दिया। चलें मान लेते हैं दैट इज अ वंडरफुल थॉट कि जी नेशनल करेक्टर होना चाहिए, बट डू वी हैव एनी सेंस ऑफ नेशनलिज्म, एनी यूनानिमस अप्रोच टू नेशनलिज्म? यहाँ तो आधे सूबे तो अभी तक उर्दू बोलने पे खुश नहीं होते। हमें पहले नेशनलिज्म डेवलप करना होगा, फिर हम बात करेंगे कि अच्छा ये एक डेस्टिनेशन है, इसको अचीव कैसे करें। तो इसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कंटेंट आ जाता है नेशनलिज्म डेवलप करने पे। तो अगर हम बच्चों को पहली स्टार्ट में जो मैंने बात की, अगर हम उनको इंडिपेंडेंट थिंकर बनाना शुरू कर दें, भाई ये तुम्हारे पास मुख्तलिफ पुर्जे हैं, हमें नहीं पता इसे जो मर्जी बनाओ पर कुछ कंस्ट्रक्टिव बनाओ, अगर हम बच्चे को इस तरह से लेके चले तो आई बिलीव वेदर दे आर नेशनल और नॉट, दे वुड बी समथिंग वंडरफुल। आई बिलीव दिस, क्योंकि वो पूरे मुआशरे की भाग दौड़ संभाल लेंगे। एक पौध गुजरने की बात, दो हुकूमतों में एक टीनेज जनरेशन पैदा हो जाती, 10 साल का वक्त होता है। तो अगर हम ये पनीरी काश्त कर लें, उसको बाहर की जो करप्ट आबो हवा है उससे किसी तरह बचा लें, तो मैं समझता हूं कि वो काफी चीजें इस तूफान में फंसे हुए टाइटैनिक को काफी हद तक वो स्टीयर कर लेंगे सही सिमत में। बिल्कुल सर, एजुकेशनल लेवल के हवाले से और यूनिवर्सिटी लेवल, स्कूल लेवल, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, इन सब हवालों से अगर हम देखें तो आप क्या सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को भी और एट स्कूल लेवल टीचर्स को भी, एजुकेशनिस्ट को भी? अपने सजेशंस दीजिएगा प्लीज। मेनली 2 सजेशंस है मेरे पास स्टूडेंट्स के लिए, 3। पहली बात ये कि हमें अपनी जो असेसमेंट सिस्टम है उसको ठीक करने की जरूरत है। वो लर्निंग बेस्ड नहीं है, मेमोरी बेस्ड है। जी, मैं जब पहला मेरा एग्जाम था ओस्लो यूनिवर्सिटी नॉर्वे में, तो आई वॉज वेरी हैप्पी, बट दैट वॉज नॉट अ पॉइंट टू बिकम हैप्पी। हुआ ये, उन्होंने हमें कहा कि आपके पास ये एक क्वेश्चन है और 48 आवर्स हैं, इसका जवाब देना है और आप घर पे बैठ के क्वेश्चन हल करके हमें इतने बजे तक भेजेंगे। तो मैंने सोचा अच्छा इसका मतलब हम नकल कर सकते हैं। तो इन फैक्ट दैट वाज ओपन बुक एग्जामिनेशन। एक सिलेबस की बुक है 300 पेजेस 200 पेजेस, वो हमने पूरा सेमेस्टर पढ़ी है। तो एंड पे क्वेश्चन आ गया कि डिस्कस एज आइडियाज अबाउट एक्स। ठीक है, अब वो क्वेश्चन सेटर जो है वो इतना लर्नेड है, इतने वो प्रोफेशनल हैं कि उसने वो आइडिया डिस्कस करने के लिए कहा जो पूरी किताब में शैटर्ड है, थोड़ा कहीं थोड़ा कहीं थोड़ा कहीं। मतलब और ये नहीं कि आप सिंपल ये नहीं कि आप सिंपल उठा के उसे लिख के भेज दें। आपने प्लेजरिज्म से भी बचना है, प्लेजरिज्म से भी बचना है और उसको कोहियर करना है। ऐसे पीसेस में नहीं हम दे सकते। अच्छा, वो जब मैं हल करने बैठा तो मुझे अंदाजा हुआ कि इट वॉज समथिंग अबाउट वीपिंग नॉट बिकमिंग हैप्पी। ये कैसे होगा? इतनी उसमें क्रिएटिविटी चाहिए थी, इतनी उसमें क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए थी। तो हमारा असेसमेंट सिस्टम है, रोड सिस्टम है, टोटली रोड सिस्टम है हमारा। बिल्कुल। तो चलें मैं थोड़ा हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं थोड़ा हायर एजुकेशन की बात करूँ, हम निचले लेवल पे भी चले जाए, मिडिल मैट्रिक पे। तो हमें बच्चों को अगेन वही इंडिपेंडेंट थिंकिंग देना होगी। हमें ये नहीं देखना कि इसको क्या नहीं आता, हमें ये देखना इसको क्या आता है, ये चेक करने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन हमारा जो एग्जाम सिस्टम है दैट इज पॉइंटेड टूवर्ड्स कि बच्चे को क्या नहीं आता वो निकालें, इसे फेल करें। ठीक, और तो कई दफा इससे स्टूडेंट्स को डिस्करेजमेंट भी हो जाती है। जी, तो ये पहली
सजेशन है। दूसरी सजेशन ये है डिजिटाइज्ड एजुकेशन सिस्टम। हम खूब जानते हैं फोन कैसे यूज करना है, लैपटॉप्स कैसे यूज करने हैं, बच्चों को सब कुछ पता है। हमें चाहिए कि हर सेशन में, हर एनुअल सिस्टम की बात कर लें, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो जहां बच्चे डिजिटल एजुकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और फिर एग्जाम में भी इसका कुछ हिस्सा ऐड करना चाहिए। और तीसरी जी सजेशन थोड़ा एजुकेशन के टीचिंग प्रोफेशन के हवाले से है कि हमें अपने टीचर्स को अपग्रेड करने की जरूरत है, ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। नए तरीके क्या है टीच करने के, और ज्यादा इफेक्टिव मेथड्स क्या है टीच करने के। लाइक मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जो लिटरेचर का टीचर होता है वो क्लास में समझता है कि इनको तसव्वुफ पढ़ाना भी मेरी जिम्मेदारी है, इनको फिलॉसफी पढ़ाना भी मेरी जिम्मेदारी है, और अगर मैं टेक्स्ट पढ़ाते हुए इनको वो तस्वीर ना दिखाऊं क्या है कहानी, तो मैं नाकाम हो जाऊंगा। दिस इज ऑल अनएक्सेप्टेबल। एक टीचर का काम है आपको सुलाए ना, जगा के रखने के लिए आपकी फिंगर पे कहीं कट लगा के रखे और थोड़ा थोड़ा उस पर नमक छिड़कता रहे चैलेंजेस का, ताकि आप जागते रहें, ना कि हम कहानियां पढ़ के उनमें सो जाए। आप किसी बच्चे से पूछें फलां टीचर के बारे में क्या राय है, वो कहेगा वो बहुत अच्छे इंसान है। नो, दिस इज नॉट व्हाट वी वांट, वो एक अलग मैटर है। या वो कहेगा उनके पास बड़ा नॉलेज है, तो भैया आपके मार्क्स क्यों कम आ गए? फिर कौन सा नॉलेज? हम बहुत सा नॉलेज इकट्ठा पेश करके थोड़ा खुद को सेल्फ पंपिंग अपनी करते हैं, ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए अगर हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो हम ये तय करें कि इस बात से आगे फिजिक्स शुरू हो जाती है, हमने उसमें नहीं जाना, लेकिन हम चाहेंगे कि नहीं, हम आपको बच्चे को मुतासर नहीं करना, आपको उसे सिर्फ टीच करना है। ये हमारी लिमिट होनी चाहिए टीचर। इसके लिए बड़े जदीद किस्म की ट्रेनिंग और एक देर पा जहनीत पैदा करने की जरूरत है। बिल्कुल ये सर, तीन बहुत सजेशन बहुत है मेरे। बात की। यानी कि क्रिएटिव स्किल्स को उभारना, डिजिटाइज Yes. सिस्टम एंड टीचर्स को अपग्रेड अपग्रेड करना। So Yeah. these are the three things we would suggest. Yeah. Thank Yeah. you so much, sir. It was a really fruitful discussion. एंड पे सर Yeah. मैं जरूर मेंशन करूंगी कि मैंने आपसे ओवरऑल क्या सीखा। सोशल मीडिया पर भी जब भी आपके साथ डिस्कशन हुई, हमेशा मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, लॉजिक सीखा, रीजनिंग सीखी, और सबसे बड़ी बात जो सर मैंने आपसे सीखी वो ये थी कि स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं देते। नहीं जी बिल्कुल। सर इससे रिलेटेड मेरे जहन में एक वाकया आ रहा है, इफ यू अलाउ जी। मी टू शेयर। यस यस। सर मेरी मामा ने मुझे एक वाकया सुनाया था। एक पाकिस्तानी फैमिली अब्रॉड से पाकिस्तान शिफ्ट हुई थी, और वो चाहते, क्योंकि उनके बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग थे, तो वो चाहते थे कि उनके बच्चे उर्दू बोलना शुरू करें। जो उनके नेबर्स थे उनके बच्चे उर्दू बोलते थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को अपने नेबर्स के बच्चों के पास भेजना शुरू कर दिया कि वो उर्दू सीख जाएं। तो कुछ दिनों बाद क्या होता है कि उनके बच्चे तो उर्दू नहीं सीखते, लेकिन जो नेबर्स के बच्चे होते हैं वो इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये बात मुझे आपसे रिलेटेड इसलिए लगी कि मैंने तो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स पोस्ट करना छोड़ दिए, लेकिन आपकी वॉल पे अब मुझे थोड़ी थोड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नजर आना शुरू हो गई। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी, इसको हमें चूंकि स्वीपिंग स्टेटमेंट इटसेल्फ इज एन एकेडमिक टर्म, तो इसी सेंस में हमें देखना होगा। पहली बात ये कि जो जनरल एवरीडे डिस्कशन है, डोमेस्टिक किस्म की लाइट इनफॉर्मल डिस्कशंस है, उसमें हमें ये टर्म ना यूज करनी चाहिए, ना ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि अच्छा इसने मुझे लतीफा सुनाया, इसमें कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट है तो नहीं। लाइक इसका एक डोमेन है जहां हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, एक बात। दूसरी बात, स्टैट में कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंस का। सिग्निफिकेंस, जो लोग स्टैट से थोड़ा बहुत आगाह है वो समझते हैं, हम इसको अल्टरनेटिव यूज करते हैं इंपॉर्टेंट के लिए। ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट वर्ड और है, सिग्निफिकेंट होना और वर्ड है। मैं एक छोटी सी मिसाल इसके लिए जल्दी से दे देता हूं।
अगर हम समंदर से एक कतरा पानी का निकाल लें तो उसे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? सर आई थिंक नहीं पड़ता, समंदर तो इतना सारी बड़ा दुनिया होता है। यही कहेगी। हाँ, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट। देखें, देखें जो वाकया हुआ है फिजिकली, उसमें तो कुछ डिट्रैक्ट किया गया है ना। बिल्कुल ठीक है, तो जब हम कहते हैं उसे सर, फर्क अगर नहीं हम पड़ा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखें फिर तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा ना, अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एग्जैक्टली जाके देखते हैं एग्जैक्टली तो नहीं शाबाश, पड़ता। हियर इज वेयर आई वांटेड टू लीड यू। असल में उससे जो फर्क पड़ा है वो सिग्निफिकेंट फर्क नहीं है, इसलिए यस हम कहते हैं कोई फर्क एग्जैक्टली नहीं पड़ा। ठीक है, एग्जैक्टली। इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक सिग्निफिकेंस, कि भाई अदादो शुमार में हम अगर मैयर करें तो उसका फर्क जो है वो मैटर करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो अगर एक बंदा उसके पास 1 लाख रुपए हैं तो 1,000 कम हो जाए तो फर्क पड़ा होगा, लेकिन दिस डज नॉट मैटर, सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर हम उससे 40,000 ले लें, 50,000 ले लें, तो दिस इज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। ठीक है, अच्छा, स्वीपिंग स्टेटमेंट हम हर उस बात के बारे में दे सकते हैं जो यूनिवर्सल रियलिटी है या सिग्निफिकेंटली बिलीव की जाती है। बिल्कुल अगर हम कहें कि हर इंसान को, हर बाप को, हर उस्ताद को अपने आप को बेहतर बनाते रहना चाहिए, तो जी ये एक यूनिवर्सल अप्रोच है। हम ये तो नहीं कह सकते नहीं, मेरे टीचर जिनसे मैंने बायोलॉजी पढ़ी थी उनमें तो कोई खामी नहीं है, तो ये स्वीपिंग बिल्कुल। स्टेटमेंट दी जा सकती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं तो इसको बात है, अभी अभी के रिजल्ट से रिलेट करूं तो जो लोग मॉकिंग कर रहे हैं वो भी इसको सिग्निफिकेंटली देख रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तो देख नहीं रहे, तभी हाँ मॉकिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जी, ऐसे। जी सर, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर बीइंग हियर। आई एंजॉयड अ लॉट और डिस्कशन वाज रियली फ्रूटफुल। और देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सर आपसे भी कहूंगी और देखने वालों से भी, आज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो मेरी जितनी भी गलतियां थी आई एम श्योर कि आप लोग हाईलाइट करेंगे ताकि मैं आगे वो गलतियां नहीं करूंगी। अच्छा, लग तो ऐसे रहा है कि आप बड़ी ट्रेन्ड एंकर पर्सन है, लेकिन सर दैट्स गुड। बेस्ट आई ऑफ लक लाइक फॉर टू, द आई नेक्स्ट। आई रियली लाइक कि आपने ऐसा कहा। थैंक यू सो मच वेलकम बेटा। और दुआ में याद रखिएगा। जी, यू आर वेलकम। थैंक यू। जी, सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।